आगे बढ़ते हैं, जो ठोस गोला हम लोग पढ़े थे, याद होगा। इसके पहले अगर मैं दिखाऊं तो इस ठोस गोले के कारण हमने बाहर तीव्रता देखी थी, इस ठोस गोले के कारण हमने बाहर तीव्रता देखी थी, इसकी सतह पर देख लिया था। अब इसके भीतर देखेंगे तो उसी का फिगर मैं पहले से बना रखा हूँ। यह एक आवेशित, एक समान रूप से आवेशित ठोस गोला है। अब इसके भीतर किसी बिंदु पर, मान लीजिए यही बिंदु P पर हमको क्या करना है, इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, किसी बिंदु पर इस गोले के कारण। तो अब हमने क्या किया है, इस ठोस गोले के अंदर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। ये जो ब्लू वाली लाइन है, यह एक गॉसियन पृष्ठ है। यह क्या है, यह एक गॉसियन पृष्ठ हमने बनाया। अब गॉसियन पृष्ठ बनाया तो जाहिर सी बात है, इससे होकर गुजरने वाले सभी फ्लक्स की गणना करेंगे, और अब तक जितने लगाए हैं उसके आधार पे इस पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब हमें पता है कि जो गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स गुजरेगा वो होगा फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा तो यहाँ जीरो होगा और गॉस जीरो का मान 1 होगा, क्योंकि दोनों के बीच का कोण क्या है, जीरो है। तो हम लिख सकते हैं सीधे फाई ई बराबर ई डी ए, ई डी ए हो गया। ये हमने एक छोटे से अवयव से निकाला। किससे, छोटे अवयव से, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव डीए से। अच्छा, तो हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से, तब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से क्या फ्लक्स गुजरेगा, तो कहोगे सर इसका समाकलन कर दीजिए। सिंपली हम इसका समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा फाई ई बराबर पृष्ठ समाकलन ई डी ए, वैद्युत क्षेत्र बाहर आ जाएगा तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई समाकलन डी ए। अब इसके गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता है, इसके पहले भी लगाए हैं। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई, अब यहाँ का त्रिज्या कितना गॉसियन पृष्ठ की आर है, तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब पूरा आवेश इस पूरे पृष्ठ पे फैला हुआ है, तो मान लेते हैं कि पूरे पृष्ठ पे क्यू आवेश है, तो इतने हिस्से में जो आवेश है वो क्यू डैश है। कितना है, क्यू डैश है। भाई पूरा टोटल क्यू है, तो क्यू में से इतना हिस्से का आवेश कितना होगा, क्यू डैश। ये मान लिया एक समान रूप से फैला है, जिसमें से इतने हिस्से में जो आवेश आया वो क्यू डैश आया। तो गॉस के प्रमेय से हम कह सकते हैं, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से हम कह सकते हैं कि फाई ई बराबर ये हो जाएगा उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ये होगा। अच्छा, ये मान यहां रख दीजिए, तब तो समीकरण 1 से हमारा क्या बन जाएगा, फाई ई का मान जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू डैश बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र निकालना है, इसको इधर कर दीजिए, तो ई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन, देखिए कैसे लिख रहा हूं। अच्छा, ये क्यू डैश है तो क्यू डैश पहले लिख दिया, ये बटे में आएगा इसके 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, थोड़ा अच्छे से इसको लिख दीजिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया, इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो आवेश है वह इस पर क्या है, एक समान रूप से फैला हुआ है, एक समान रूप से क्या है, फैला हुआ है। अगर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, यानी आयतन, आवेश का जो आयतन घनत्व है रो, वह पूरे गोले में एक जैसा होगा। चूंकि आवेश, चूंकि गोले पर जो आवेश है, ऐसे लिख दो, चूंकि गोला एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से, एक समान रूप से आवेशित है, इसलिए आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का जो आयतन घनत्व होगा, आवेश का आयतन घनत्व यानी कि जो रो होगा,
वो पूरे गोले में एक जैसा होगा, पूरे गोले में एक जैसा होगा, आयतन घनत्व एक जैसा होगा क्योंकि एक समान रूप से वितरित है ना, इसलिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस पूरे पृष्ठ से जो आया था, याद करो पहले वाले लेक्चर में जो इसके पूरे पृष्ठ पे आया था वो था कितना, आपको याद होगा, वो था 1/4πε0 Q/r² था, और इसके कारण इतना होगा। तो आयतन घनत्व तो हमको पता है ये चीज कि रो बराबर, याद है आयतन घनत्व प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, यहाँ क्यू डैश है, और आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर स्मॉल आर पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब हो गया। और अगर पूरे पृष्ठ की बात करें तो वो कितना होगा, वो होगा Q/4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, क्योंकि इसके पहले का। इस पूरे के लिए जो होगा वो इतना होगा, और इस छोटे वाले के लिए कितना होगा, इतना होगा, और दोनों बराबर होंगे क्योंकि गोला जो है एक समान रूप से आवेशित है, यानी घनत्व दोनों जगह क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको मैं बराबर कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरा 4/3 से 4/3 पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 से 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका क्यू डैश बराबर, क्या इतना बचेगा, देखिए। ओके, अब मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, तो इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा आपका, मान लो ऐसे क्यू डैश यहाँ पहले से था, और ये क्यू बटे गुणे में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, ये तिरिया गुणा कर लो, इसको इधर कर दो, तो आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। ओके, ये इतना होगा। अच्छा, ये क्यूब क्यूब है तो होल क्यूब हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि क्यू डैश अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर बाई आर का होल क्यूब, ये मैं लिख सकता हूं। ओके, अभी यहां से अगर मैं क्यू डैश का मान निकालूं तो ये आ जाएगा क्यू ब्रैकेट में आर अपॉन आर का क्यूब, आ गया। अब ये जो क्यू डैश का मान आया, ताकि हमें आवेश का मान पता है ना, तो क्यू डैश का मान यहां रख दीजिए इस समीकरण में। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से ई बराबर जो हमारा बनेगा 1/4πε0 क्यू डैश का मान ये रहा, इसमें हम लोग ये जो है ना क्यू डैश, उसमें ये मान रखेंगे, तो ये वाला मान क्या है क्यू डैश की जगह, क्यू ब्रैकेट में आर अपॉन आर का होल क्यूब, और बटे में क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। ये बात समझ आई। अब देखो इतना हो गया, अब इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0। अच्छा, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करिए, तो क्यू आर का क्यूब बटे आर का क्यूब, और ये बटे में आर स्क्वायर पहले से था, तो 3r से 2r कट गए, तो ई बराबर कितना हो गया 1/4πε0 क्यू आर अपॉन आर का क्यूब, ये हो गया, इतना हो गया। अच्छा, ये हमने एक समीकरण बनाया। अच्छा, आर क्या है, इस गोले की क्या त्रिज्या, जो हमने गोला लिया है उसका त्रिज्या है। अच्छा, आर का मान आपको पता है क्या होता है, आर मतलब त्रिज्या। ओके, यहां तक आपको समझ आया कि नहीं कि क्यू बराबर इतना होता है। अब आगे देखिएगा, इसमें हम लोग को एक और चीज करना है। आपको पता है कि क्यू बराबर, हमने यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, ये आपको याद होगा कि हम अगर क्यू का मान यहाँ पे रखना चाहें, अगर मैं क्यू का मान यहाँ रखना चाहूँ, एक समीकरण ये भी है, इसको समीकरण 2 का 2, यदि अगर हम क्यू बराबर देखें तो एक चीज होता है, वो होता है आयतन गुणे घनत्व। आयतन यानी कि 4/3 पाई आर का क्यूब, और घनत्व का मतलब रो। क्यों, हम लोग जानते हैं ना इस वाले फार्मूले से, ये आपको पता है रो बराबर होता है प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, ये फार्मूले से हमने इसको लाया। ओके, इस फार्मूले से, जहां आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हम पढ़ चुके हैं, पूरे गोले की बात चल रही है, पूरे गोले की। तो ये जो मान है क्यू का, मैं इसकी जगह रखूंगा ताकि मुझे एक प्यारा सा रिलेशन मिल सके। वो रिलेशन क्या होगा देखिएगा, ई बराबर 1/4πε0, क्यू की जगह रख दो 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ बचा रो, बगल में आर,
और ये हो गया आर क्यूब। इससे एक आर तो खत्म हो गया। अच्छा, पाई से पाई भी हम काट सकते हैं, कट गया। और जो बचा है पहले उसको लिख लेता हूँ, 4 से 4 भी कट जाएगा, अभी काटते हैं। तो यहाँ केवल बचा है, आप देखिए थोड़ा ध्यान से, 4/3, यहाँ बचा 4/3, और बचा रो, और बचा आर, और नीचे बचा है 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये 4 से 4 भी कट जाएगा। तो कुल मिला जुला के ई बराबर हमारा बच गया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये एक फार्मूला जो हमें ये बताता है कि जो वैद्युत क्षेत्र है ठोस गोले के लिए, वो जो है आर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए नियतांक, ये भी नियत, ये भी नियत, घनत्व उसका नियत रहेगा। तो यहाँ से हमने एक चीज देखा कि ई जो है वो आर के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। यानी दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता बढ़ती है और घटने के साथ साथ क्या होगा, कम होती जाती है। यहाँ लिख सकता हूं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ठोस गोले के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर के अनुक्रमानुपाती होता, क्रमानुपाती होता है। तो ये थोड़ा सा डिटेलिंग है इसमें, जो हमको समझना था थोड़ा बड़ा ज़्यादा है। तो ये हमने देख लिया कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आर के अनुक्रमानुपाती होती है। फार्मूला हमने यहाँ पे बना रखा है, कितना होता है, क्यू आर अपॉन आर क्यूब, और ये फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार वीडियो को देखेंगे, 2 बार 3 बार, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा।